यस। नेक्स्ट बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करेंगे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। यस। तो बच्चों जो रेट है ना, वो कौन कौन से आपके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो बच्चों डिपेंडिंग है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के ऊपर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे कैटलिस्ट, ठीक है, तो अगर मैं यूज ऑफ कैटलिस्ट करता हूँ, ठीक है, तो भी आपका जो रेट है वो अफेक्ट होगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप ध्यान दो यहाँ पे बहुत अच्छे से। रेट बच्चों टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं बच्चों आपका जो ओल्ड बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होंगे, तो न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन से आपके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो रैंडमनेस, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बच्चों एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। दैट्स वाई रेट आपका बढ़ेगा। प्रेशर के इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर मतलब पिस्टन, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में आपका किसी भी कंटेनर के अंदर तो भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करती है, तो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बच्चों हम लोग इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स में बेटर भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन बच्चों इंक्रीज करेंगे तो भी रेट इंक्रीज करेगा, बट वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो रेट डिक्रीज करेगा। ठीक है, बट कैटलिस्ट अगर बच्चे यूज करते हैं तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है, लेकिन हम बात करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट है ना, उस पर हम लोग पहले फोकस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यस, तो बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द नंबर ऑफ effective collisions are increases. So finally, rate of reaction also increase. ठीक है बच्चों, यस। अपन इससे देखेंगे ध्यान से बच्चों। तो जैसा मैंने बोला कि अगर बच्चों मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना, तो उस केस में नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे वो बच्चों क्या करेंगे आपके इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स अगर इंक्रीज होंगे जैसे कोलिजन्स, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो भी करेगा बच्चों इंक्रीज। समझ में आ गया? इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब समझ में आता है कि भाई जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट है, लेकिन रिएक्टेंट का कौन सा पार्ट ना, कौन से एटम्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, जो फ्रैक्शन इफेक्टिव कोलिजन्स में यूज हो रहा हो, इफेक्टिव कोलिजन्स को डिफाइन कर रहा हो, वही आपका फ्रैक्शन, वही आपका पार्ट बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। पूरा पार्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर, जो इफेक्टिव पार्ट होगा, जो इफेक्टिव कोलिजन को डिफाइन करेगा, वही बच्चों आपका क्या होगा, वो रिएक्टेंट पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है, सेकंड बच्चों अपन बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बच्चों, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होती है। हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं बच्चों, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट एंड सो ऑन, डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो रैनी निकल का आपने एग्जांपल बहुत अच्छा देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सरफेस एरिया का ही बढ़ जाना है, ठीक है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है ना, और हाईली एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी नहीं होती है। तो एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो रेट डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो जहां बच्चों हम लोग यूज करते हैं ना सरफेस एरिया जो बात कर रहे हैं, तो पाउडर्ड फॉर्म के हम लोग यहाँ पे कंपाउंड कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, यस। तो दिस इज द पाउडर्ड फॉर्म इज यूज्ड, या बच्चों लिख सकते हैं वर्न। ठीक है, क्विकली क्विकली देन क्रिस्टलाइन फॉर्म, है ना। तो जो पाउडर्ड फॉर्म है उसका यूज बच्चों है ना वो बहुत आराम से हो सकता है, और होने से क्या होगा कि उसका जो वर्निंग है,
ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है, बॉन्ड्स ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं, तो इसका मतलब बेटा क्या होगा कि जैसे उसे हीट मिलेगी, जैसे टेम्परेचर मिलेगा, तो फटाक से बच्चों क्या करेगा, वो रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसलिए हम लोग पाउडर फॉर्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे ये दिस इज क्रिस्टलाइन फॉर्म, फर्स्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म को बच्चों हम ब्रेकअप करेंगे, इसको हम छोटे छोटे से पार्टिकल्स की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, दिस इज एक्चुअली दी पाउडर फॉर्म, और इसका आप यूज कर सकते हो बिल्कुल। जैसे कार्बन प्लस O2, अगर कार्बन पाउडर की फॉर्म में है, बहुत फास्ट बच्चों CO2 का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। जैसे N2 प्लस O2 की बात करें तो ये भी बच्चों क्या होगा, 2NO में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कार्बन पाउडर की फॉर्म में होगा तो बच्चों इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का, ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा 0 से +4 जाके। लेकिन N2O2 तो बच्चों गैस होती है, तो यहाँ पे कोई सरफेस एरिया के ऊपर कोई ऐसा कोई एप्लीकेबल एप्लीकेशंस कुछ नहीं है, बट यहाँ पे ये पॉइंट है कि N2 और O2 दोनों बच्चों गैसेस फेज में है। तो गैसेस फेज में, तो अगर किसी सरफेस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस कराना चाहूँ, है ना, किसी मेटेलिक सरफेस पे कराना चाहूँ, तो वहां पे हम रिएक्शन को फास्ट करा सकते हैं, सरफेस एरिया लार्ज देख, ठीक है। बाकी आप कार्बन का आप देख सकते हो एग्जाम्पल, कि वहां पे हम जो कार्बन है, जो कोक है, जो कोल है, वो सरफेस जितना ज्यादा होगा इजिली बर्न करते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जब जो कोल होता है, अगर बच्चों वो क्रिस्टाइन फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में है, तो अगर उसकी आप बर्निंग कराते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो, तो थोड़ा सा वहां पे टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर पाउडर्ड फॉर्म में है, तो फटाक से बच्चों जो रिएक्शन है, जो रेट है, वो आपका फास्ट होता है, इजिली आपकी बर्निंग होती है, ठीक है। इसका बच्चों होती है स्पेसिफिसिटी, मतलब स्पेसिफिक नेचर बोल सकते हैं, स्पेसिफिक नेचर ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक नेचर का मतलब ये है कि बच्चों अगर गैस गैस के साथ अगर गैस को मैंने मिक्स किया है, तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे गैस का ही फॉर्मेशन होगा मैक्सिमम केस में, ठीक है। तो उस केस में जो होमोजेनियस वाली जो गैसेस फेज की रिएक्शंस हैं, इस केस में रेट बच्चों क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। बिकॉज गैस है, कोई आपका यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, कोई एक्टिवेशन एनर्जी का कोई खास रोल नहीं है, तो आराम से आपकी रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ सॉलिड प्लस सॉलिड, मैंने सैंड के साथ NaCl डाल दिया, क्या रिएक्शन परफॉर्म होगा? नहीं होगा, बिकॉज उसका स्पेसिफिक नेचर बेटा ऐसा है, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसको भी समझते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी का मतलब बच्चों टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी केमिकल रिएक्शन जो पार्टिसिपेट कर रहे हो रिएक्टेंट की साइड में, यस। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों, वही होगा इसका मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। भाई रिएक्टेंट के साइड में जितने आपके रिएक्टेंट आपको देख रहे हो, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, वही इसकी क्या होगी, मॉलिक्युलरिटी होगी। तो मॉलिक्युलरिटी हमने ऑर्डर तो पहले पढ़ा था, लेकिन मॉलिक्युलरिटी नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव का मतलब ही है ना कि भाई रिएक्टेंट की प्रेजेंस होगी, तभी तो हम बोल सकते हैं कि भाई रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर रिएक्टेंट ही नहीं होंगे तो फिर कन्वर्जन किस चीज का होगा? इसलिए ये जो मॉलिक्युलरिटी है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट। क्या क्या बेटा जीरो हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, दिस इज नॉन जीरो, बट ऑर्डर तो जीरो हुआ था, यस, डिफरेंस आता है मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर में, ठीक है। तो ये नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब है कि रिएक्टेंट की प्रेजेंस होगी, तो भाई साहब यहाँ पे जो आपका मॉलिक्युलरिटी है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट के नंबर शो होंगे। दूसरा, होल नंबर, यस, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर वैल्यू ये डिफाइन करेगा। होल नंबर का मतलब बच्चों क्या है? जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यस बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्युलरिटी है, इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू number of molecules collide
to each other, collide to each other at same time, at same time, ठीक है। तो सेम टाइम में जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करेंगे, ठीक है, आपस में, तो वही बच्चों क्या करेगा, वो मॉलिक्युलरिटी को एक्सप्लेन करेगा। समझ में आ गया। इफ इन केस अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई एलिमेंट्री स्टेप है, तो एलिमेंट्री स्टेप के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिख जाएंगे वही इसका क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस होगा। बट इफ इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन the molecularity is determined, molecularity is determined for all steps, and overall molecularity is the molecularity of RDS, rate determining step का मतलब है स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बच्चों दे रखी है तो मॉलिक्युलरिटी और रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं फॉर ऑल स्टेप, सभी स्टेप के लिए फॉलो करेंगे, एंड ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी रिएक्शंस इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ आरडीएस। मतलब जो आपकी एलिमेंट्री स्टेप है, जो स्लो स्टेप। एक क्वेश्चन लेते हैं, वहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लिया है बच्चों, कुछ रिएक्शंस आपको दे रखी हैं, जैसे यहाँ दे रखा है बच्चों ए से बी में कन्वर्जन, सेकेंड स्टेप में लिखा उसने 2A से B में कन्वर्जन, थर्ड उसने बोला सपोज ए से, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, A प्लस बी इससे C का कन्वर्जन, फोर्थ है बच्चों 2A प्लस बी इससे C का कन्वर्जन, ठीक है। तो ये चार रिएक्शन दे रखी है आपको यहाँ पे ना, मॉलिक्युलरिटी पता है। तो फर्स्ट रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बच्चों क्या होगी, 1, सिर्फ एक ही आपका यहाँ पे ए पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कॉफिशिएंट 1 ही होगा। यहाँ पे कितना दिख रहा है 2, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी 2 हो जाएगी, बहुत सिंपल है। इसकी मॉलिक्युलरिटी बच्चों कितनी होगी, ए और बी 2 दिख रहे हैं तो इसलिए 2, भाई वो ए ही 2 थे तो इसलिए 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे कितनी इसकी मॉलिक्युलरिटी होगी 3, बिकॉज सारी के सारी एलिमेंट्री रिएक्शन कुछ गिवेरी नहीं है। तो कॉमन सी बात है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शंस लेके सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसकी ये मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक ऐसे मैंने दे बोला सपोज 2A प्लस बी, नाउ फॉर्मेशन ऑफ सी, यस, बताओ बच्चों इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी 3, बिकॉज एक रिएक्टेंट ए है, एक बी है, ए आपके 2 है, बी आपका 1 है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से एक मैं और आपसे पूछूं कि 1/2A इससे कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, तो वो होगी बच्चों अनप्रेडिक्टेबल। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला होल नंबर के बारे में बात की, तो बच्चों ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को क्या मैं रिप्रेजेंट करूं कि भाई इसकी मॉलिक्युलरिटी 1/2 हो गई। भाई एटम कभी मॉलिक्यूल्स कभी आधा होता है क्या, हाफ होता है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब ये 1/2 नहीं बोला जाएगा, इसका आंसर होगा बेटा अनप्रेडिक्टेबल। आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यस। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर एक्सिस में दे रखा है रिएक्टेंट तो भी उसे हम काउंट करेंगे और वहां से आंसर निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन है बच्चों, A2 प्लस B2 फॉर्मेशन ऑफ 2AB, ठीक। जहाँ पे उसने क्वेश्चन के अंदर इस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स मान के मैकेनिज्म दिया उसने कि A2 इक्विलिब्रियम में है 2A का फॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर उसने दिया है 2A प्लस B2 फॉर्मेशन ऑफ 2AB, दिस इज द स्लो स्टेप, ठीक है। और आपको मॉलिक्युलरिटी रिएक्शंस बतानी है, तो बच्चों कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैंने बोला था ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप इंडिविजुअल का निकालो, बिल्कुल निकालेंगे। तो मुझे बताओ ये जो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप की हमारी मॉलिक्युलरिटी क्या हो, बताओ मुझे। भाई A2 के सामने अगर हम बात करें तो वहाँ तो कॉफिशिएंट 1 ही है ना, तो सिंपल हम बोलेंगे कि इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो क्या होगी 1। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो वहाँ मॉलिक्युलरिटी A कितना है 2,
बेटा ऐसा नहीं कि ए के यहाँ पे 2 लिखा है तो उसका मतलब पता है ये मॉलिक्यूलर फेस 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो कॉफिशिएंट जो लिखा होता है ना, उसी को लेते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो नीचे सेकंड स्टेप के अंदर जो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, ए 2 है, बी आपका यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2, और यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है 1, कॉफिशिएंट को फोकस करते हैं, कितना हो जाएगा 3। मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। बट बच्चों हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी तो निकालते हैं, लेकिन फाइनल जो मॉलिक्युलरिटी होती है, मैं अगर पूछूं ओवरऑल, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, है ना, जो ऊपर की रिएक्शन ये दे रखी है, इसकी ओवरऑल क्या होगी। तो बच्चों प्लीज फॉलो करना थ्रूएस्ट स्टेप को। थ्रूएस्ट स्टेप बच्चों ये है सेकंड स्टेप, तो इस केस में मॉलिक्युलरिटी कितनी है 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। यस। एक बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नोट, ठीक है। यस। इन नेचर जनरली the molecularity greater than 3, ठीक है, molecularity greater than 3, ठीक है, reactions are not possible, are not possible since at a time the collisions more than 3 molecules, more than 3 molecules is practically not possible, ठीक है बच्चों। समझते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने सपोज एटम लिया है बच्चों 1 2 3 4, ध्यान दो, ये जो 3 एटम है ना, ये आपस में इजीली कंबाइन हो रहे हैं, देखो 1 2 एंड 3, क्लियर है। अगर आप इधर से बात करते हो तो ये 3 एटम आपको डिफाइन होते हैं 1 2 3, तो एक एटम इधर वाला बचेगा ये, है ना। अगर इस साइड से बात करते हो तो फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, फिर इधर वाला लेफ्ट बचेगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि जब ये कोलिजन्स परफॉर्म हो रहा है तो ऐसा देखा गया जनरली जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ जो रिएक्शंस है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेचर में जो जनरली मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस है ग्रेटर देन 3, क्या पॉसिबल हो सकती है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 3 से अधिक मॉलिक्यूल्स एटम एट ए टाइम एक बार में कोलाइड नहीं कर सकते। अपने नीचे मैंने बताया भी है, यहाँ से आप समझ भी सकते हो। तो एक एट ए टाइम जो कोलिजन्स होगा वो मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स या एटम्स का प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू जो होगी बच्चों वो 3 से अधिक नहीं होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर 4 कहीं मिल जाता है तो फिर आप देख लेना वहां पे किस तरीके से वो गलत आंसर होगा। अब बच्चों बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल लेते हैं स्यूडो, स्यूडो यूनिमॉलिकुलर, स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब होता है बच्चों फॉल्स, ठीक है। हालांकि उसने बोला है यूनिमॉलिकुलर, उसने बोल दिया है, तो फिर आप स्यूडो को यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन one of the reactant is present in axis। ये पहचानने का तरीका है, प्रेजेंट इन एक्सिस। जो भी रिएक्टेंट गिवन होंगे उसमें से एक रिएक्टेंट कम से कम बच्चों एक ऐसा होगा जो एक्सिस में क्वेश्चन में दिया जाए, ठीक है। एंड तो उस केस में जो ऑर्डर होगा बच्चों वो क्या होगा, आपका यूनिटी होगा, 1 होगा। एंड उसी रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू होगी वो बच्चों ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 आपकी हो सकती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान है, जैसे समझते हैं। मैंने बच्चों बोला है 2a+b, नाउ फॉर्मेशन ऑफ सी। उसने बोला है कि जो ए है वो आपका एक्सिस में है, मतलब लार्ज अमाउंट के अंदर। जब वो एक्सिस में है तो इस केस में बच्चों जो रेट होगा ना वो सिर्फ डिपेंड ए पे नहीं करेगा, बिकॉज ये एक्सिस में है। तो डिपेंड करेगा तो सिर्फ बच्चों जो बी जो लिमिटेड होगा, तो रेट इज इक्वल टू होगा के, और बी का कॉफिशिएंट है 1, तो इस पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? तो मैं क्या बोलूं कि इसका जो ऑर्डर होगा वो सिर्फ आपका 1 होगा, बट इसकी मॉलिक्युलरिटी बच्चों कितनी होगी, वो 3 होगी। क्यों? ए कितना है 2, बी कितना है 1 कॉफिशिएंट, तो आंसर क्या होगा मॉलिक्युलरिटी का?
So this is the answer of molecularity of reaction. This is 3. So molecularity is 3 but order will be 1. समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं समझने के लिए इस चीज को। जैसे लिया मैंने A plus B, नाउ फॉर्मेशन ऑफ C। यहाँ मैंने B को एक्सिस ले लिया, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो इसका रेट जरा रेट लोग अकॉर्डिंग इसका रेट तो लिखो बेटा। R इक्वल टू क्या होगा कि A की पावर क्या हो जाएगी 1 बाई B, तो एक्सिस में उसको छोड़ दो, वो सिर्फ A पे डिपेंड करेगा ना रेट। तो इसका जो ऑर्डर होगा उसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, ये 1 दिख रहा है। बट इसके अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करूं MOR, तो वो होगा बच्चों 2। क्यों? एक A का कोफिशिएंट 1, B का कोफिशिएंट 1, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन विल बी 2। समझ में आ गया? अब बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बनते हैं ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस के ऊपर। तो लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे हेडिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। यस, ईस्टर्स की जो हाइड्रोलिसिस है वो कैसे होगी। तो जो हाइड्रोलिसिस है बेटा ईस्टर की, उनको हम लोग एसिडिक मीडियम में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एचडी मीडियम के अंदर। तो एक ईस्टर ले लेते हैं, रिवर्सिबिलिटी रिएक्शंस भी ये शो करता है CH3 C डबल बॉन्ड O, देन बच्चों C2H5 इन दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस एन, एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा एक तो आपको एसिटिक एसिड और एक मिल जाएगा आपको यहाँ से एल्कोहल एथनॉल। ऐसा मैंने कैसे लिखा है, तो बच्चों एस्टिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का सेक्शन बता रहा हूँ। तो एस्टिमेटिव में बच्चों क्या होगा, ये जो आपका लोन पेयर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये H प्लस एन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। ये पूरा सेक्शन बच्चों C2H5OH, बिकॉज ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो सिग्मा यहाँ से मूव कर जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इट इज इजी, ठीक है। और बाकी यहाँ से आपको एक साइड से क्या होगा भाई, आपको पता है वाटर ये जो एसडी मीडियम है कहीं ना कहीं एक्वस पार्ट को भी तो रिप्रेजेंट करता है, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो OH जाके बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव सेक्शन पे अटैक करेगा यहाँ पे, और बन जाएगा यहाँ से एसिटिक एसिड, और जो इथॉक्सी वाला सेक्शन है वो बच्चों बनाएगा एल्कोहल, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ये समझ लिया आपने। मैंने बोला है कि क्वेश्चन के अंदर कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज किया गया, बिकॉज टर्म बेटा हाइड्रोलिसिस, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इज इन एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया मैंने। तो बताओ इसका रेट लो इक्वल टू रेट क्या लिखा जाएगा, R इक्वल टू के, सिर्फ डिपेंड करेगा बच्चों ईस्टर के ऊपर CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C2H5, क्या वाटर पे डिपेंड करेगा, कभी भी डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों, वाटर पे डिपेंड नहीं करने वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो एक्सिस में इसकी पावर कितनी है 1, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होगी वो आपका 1 होगा। बट बच्चों यहाँ पे इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फ्रैक्शन होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बिल्कुल 2 होगी, बिकॉज एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक का कोफिशिएंट 1, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। ऐसे बच्चों को एक बनता है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर के ऊपर भी। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ठीक है। तो कैन शुगर के ऊपर जो इन्वर्जेंस है उस पर हम लोग क्वेश्चन, यस बच्चों। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ C12H22O11 प्लस बच्चों यहाँ पे है वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे ये जो H2 है ये आपका यहाँ पे एक्सिस के अंदर रिएक्शन परफॉर्म हुई। तो बच्चों पता है यहाँ से जो कैन शुगर है ये कन्वर्ट होगा बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने पे कैन शुगर कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, मतलब C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज, ये आपका फ्रक्टोज, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों जो एक्सिस में उसको छोड़ दो आप, उस पर डिपेंड करो तो होगा नहीं, तो R इक्वल टू हो जाएगा के, कैन शुगर है बेटा C12, दिस इज H22O11, इसकी पावर 1, दैट्स वाई विल कॉल की बच्चों यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस होगी वो आपकी 2 हो जाएगी वाटर का, और आपका ये दोनों कोफिशिएंट 1 है, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आपकी 2 होगी। क्लियर, समझ में आ गया? इसी तरीके से बच्चों सोफोनिफिकेशन भी आता है, ठीक है। तो सोफोनिफिकेशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो सोफोनिफिकेशन जो रिएक्शंस है जहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस ईस्टर कर बेसिस मीडियम में बात करते हैं, ठीक है, ईस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है अगर हम बेसिक मीडियम में फॉलो करते हैं तो भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे CH3 C डबल O C2H5
फॉलो दी OH माइनस, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, ये बेस मान लो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यस, तो यहाँ से बनेगा CH3 COONA, एक तो सॉल्ट बन जाएगा ये सोडियम एसिटेट, और प्लस आपको मिल जाएगा एल्कोहल C2H5OH, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो रेट लिखा जाएगा वो सिर्फ बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट डिपेंड करेगा कि NCH3 COO C2H5, एक तो ईस्टर पे डिपेंड करेगा एज वेल एज बच्चों हाइड्रोक्साइड पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ तो मैंने एक्सेस तो बोला ही नहीं है ना, मैंने किसी को एक्सेस बोला क्या, नहीं। अगर एक्सेस नहीं बोला है तो सीधा इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसका जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस होगा वो कितना हो जाएगा 2। और अगर मैं मॉलिक्युलरिटी के बारे में बात करूँ तो उसका भी आंसर बच्चों कितना हो जाएगा 2। तो मॉलिक्युलरिटी भी 2, ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो जो बायोमॉलिक्यूलर जो रिएक्शंस हैं वो बच्चों सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कैसे करती हैं, ठीक है। तो उस पर करेंगे हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।